वेलकम गाइज। जीके एमसीक्यू जेम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। पता है ना, 11th पढ़ रखा है प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ, क्वेश्चन बनता है वहाँ से। सबसे अधिक प्रत्यास्थ आपको बताना है। गीली मिट्टी, प्लास्टिक, रबर, स्टील। बताओ। सिलेक्ट कर लिया होगा आपने, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया आपके नज़दीक। पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। नहीं किया तो कर लो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट, क्योंकि आपको ये मान के चलना है कि हम यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं ना। या फिर आप एक पेन कॉपी लेके पूरे यहाँ से 81 से ऐसे नंबरिंग लगा सकते हो कि हमने जो सोचा था वहाँ यह डिस्कस कर लो, जो भी आप लगाते हो सोचते हो, और हम जो बताते हो फिर उससे मिलान कराना कि सही था गलत था। आप खुद यहाँ पर हाँ कि ये सही है सही, तो ऐसे आप एनालिसिस खुद कर सकते हो, ठीक है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ है तो लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन है स्टील। ये सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। अगला क्वेश्चन, और जो हमारे सब्सक्राइबर है जो डेली वीडियो देखते हैं उनको तो सब कुछ समझ में आ रहा है, और जो नए सब्सक्राइबर है उनको भी धीरे धीरे आ ही जाएगा। कल के वीडियो में एक जो बात आई थी वो ये थी कि हमने आपसे पूछा था कि रेड कलर यानी कि जो लाल कलर है इसकी आवृत्ति कम होती है या फिर ज़्यादा होती है, ये ऐसा क्वेश्चन था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने कमेंट में गलत भी बताया। काफ़ी सारे तो बोल रहे थे सर रेड कलर की फ्रिक्वेंसी होती है वो मैक्सिमम होती है, और काफ़ी बोल रहे थे सर मिनिमम होती है। कुछ बोल रहे थे सर नहीं ब्लू कलर की होती है, कुछ वॉलेट कलर की बोल रहे थे। सो इसके बारे में सही कथन ये है कि आपका जो रेड कलर है, लाल कलर, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है। याद रखना इस बात को, सबसे कम होती है रेड कलर की फ्रिक्वेंसी। वेवलेंथ जरूर अधिक होती है, ठीक है। और साथ में ये भी याद रखना सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है। फिर भाई रेड की तो कम हो गई सबसे, लेकिन सबसे अधिक किसकी होती है। क्वेश्चन तो यूँ भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आपको लिखना है वॉयलेट यानी कि बैंगनी, उसकी आवृत्ति अधिक होती है। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं आपसे। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के टाइम पे, रेड कलर की आवृत्ति अधिक होती है कि वेवलेंथ अधिक होती है, क्या अधिक होती है, कंफ्यूज हो जाता है दिमाग उस टाइम पे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके कंफ्यूजन टाइप के। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। द्रव्यमान, आवेग बल, गुरुत्वाकर्षण बल, संवेग बल। बट इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन ईजी है, वो तो सबको पता है, उसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। आप समझते नहीं बात को, और जो इंटेलिजेंट है वो तो समझ गए। गुरुत्वाकर्षण ये तो सबको पता है कि गुरुत्वाकर्षण, बट इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चंद्रमा पे कितना होता है इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। पृथ्वी का कितना गुना होता है, 1/6 गुना होता है, यानी कि इतना कम होता है गाइज वहाँ पृथ्वी के कंपेयर में। यानी कि आप उछलोगे ना तो धीरे धीरे नीचे आओगे, वहाँ इतना खिंचाव नहीं है जितना धरती पे है। और इसका सूत्र भी आपको याद रखना है गुरुत्वाकर्षण का। तो ऐसे डिटेल आपको याद रखनी है इसके बारे में, वो हम आपको याद दिला रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में कुछ चेक करो। देखो, अगर जो BS नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है उसको तो पूरी डिटेल में घुसना होगा, और जो GNM का दे रहा है वो थोड़ा मिडिल में, और जो ANM का दे रहा है तो वो ये जो क्वेश्चन है ना वो वहाँ तक ही सीमित रखे। सिंपल सी बात है, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक, ये तो हमने अब ऊपर ही बताया था अभी, तो बता दो अब तो आप ही। 1/6 सभी बातों में ऊपर ही बता दिया था मैंने। अगला 1/6 गुना होता है, यानी कि इतना कम होता है चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण कम बल। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण, समकोण त्रिभुज, पलवक नियम, इनमें से कोई नहीं। आर्किमिडीज का नियम तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा, बट सभी को पता थोड़ी है, किसी किसी को ये जो साइंस के फैन है उनको तो पता है, विज्ञान के फैन है उनको पता ही है, और जो GK MCQ जेम के चैनल के फैन है उनको तो पता है ही सही। सो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा पलवन का नियम, करेक्ट। आर्किमिडीज का नियम निम्न से संबंधित है, पलवन का नियम। श्यानता की इकाई, काफ़ी बार आपसे बोल दिया हमने, फिजिक्स केमिस्ट्री की जितनी भी इकाइयाँ हैं नोटबुक में लिख डालो, एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ के जाना जितने भी इकाइयाँ हैं, और जितने भी फॉर्मूले ना उनको भी लिख डालो। श्यानता की इकाई वाइज, वाइजुली, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन
वाइच। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रण बल, इनमें से कोई नहीं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? सो इसका राइट ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल। कौन सा? अपकेंद्रीय बल। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिक विखंडन द्वारा, नाभिक संलयन द्वारा, आयनन द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारों को तो पता नहीं होता किससे होती है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो एग्जामिनेशन हॉल में किसी को नहीं आ रहा, किसी स्पेसिफिक को आ रहा हो। ठीक है, तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे होती है गाइस? जी बिल्कुल, वो होती है आपके नाभिक संलयन द्वारा। करेक्ट, नाभिक संलयन, याद रखना, संलयन इसके थ्रू होती है। और नाभिक विखंडन का भी एग्जाम्पल याद रखना है आपको। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है दाब, घनत्व, ताप, वेग। देखा होगा आपने, वायुमंडल में काफ़ी सारे बादल तैरते रहते हैं, कितना पानी का वजन होता है, फिर भी तैरते रहते हैं, क्यों? इसका कारण है घनत्व, डेंसिटी। अगर ये क्वेश्चन इसी भी प्रकार पूछा जा सकता है कि पानी में खील डूब जाती है, खील देखी होगी ना आपने, जबकि नाव जो होती है काफ़ी बड़ी वो तैरती है। इसका कारण भी क्या निकल के आएगा? घनत्व ही आएगा। बर्फ भी क्या होती है? पानी में तैरती है, उसमें भी घनत्व का कारण है। अगला क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा? आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, भार। वस्तु की मात्रा बदलने पर, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा? आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, भार। तो राइट ऑप्शन इज घनत्व, डेंसिटी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हुए? हमने पहले बोल रखा है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तीनों को जो परिभाषा है और एग्जाम्पल है याद रखना है आपको। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका तृतीय नियम। ठीक है ना, जल में तैरना न्यूटन की गति किस नियम के कारण संभव है? वो है तृतीय नियम से। हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्रत्येक क्रिया में विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये वाला नियम लगता है इसमें। एग्जाम्पल तो भी पूछा जा सकता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर उड़ता है, किस न्यूटन गति के किस नियम पर काम करता है, वो भी थर्ड पे करता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? वेग, आयतन, विस्थापन, बल। अदिश सदिश 11th में पढ़ चुके हो, जिसमें दिशा होती है, परिणाम होता है। सदिश जिसमें दिशा नहीं होती, ओनली परिणाम होता है दिश। और एग्जाम्पल भी काफ़ी सारे हैं इसमें। तो निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आयतन। आयतन में डायरेक्शन नहीं होता, तो ये सदिश नहीं है। बाकी के सब सदिश है, वेग में भी होता है, विस्थापन में भी होता है, बल में भी होता है। हम कह सकते हैं कि किस दिशा में लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन आयतन में कोई दिशा नहीं होती। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल, आवर्ती, समय। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो वो मापता है तरंगदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन, देखो हार्ड क्वेश्चन भी हम देते हैं, ऐसी बात नहीं है। जेके लोन जॉब चैनल पर हार्ड क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, इजी क्वेश्चन तो यहाँ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी आते हैं तो उसको भी लेके चल रहे हैं हम। किस वैज्ञानिक ने और कितनी मेहनत होती है दिन भर, आप कुछ समझ सकते हो, कितने सारे वीडियोज आपको देने होते हैं, बट आपके लाइक्स मोटिवेट करके पता ही नहीं चलता कि मेहनत भी की है कि नहीं की है। लाइक पे ऊपर डिपेंड करता है ना मेहनत करना। जब तक आपके लाइक रहेंगे तो हम तो देते रहेंगे वीडियो। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? सेल्सियस, जूल, डेवी, इनमें से कौन है? तो राइट ऑप्शन डेवी। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष परिणाम सबसे पहले किसने दिया? सेल्सियस, डेवी, राइट ऑप्शन रामफोर्ड। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस प्रक्रिया का कारण क्या है?
श्यानता, गुरुत्वीय त्वरण, पृष्ठ तनाव, इनमें से कोई नहीं। पृष्ठ तनाव। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, सर लोहे की सुई तो डूब जाती है, वो कील की बात नहीं हो रही है, कोई भी तिनका आप मान सकते हो। यहाँ पर उस लोहे की कील की बात नहीं हो रही है, एक हल्की सी कील आप तिनका मान सकते हो। तिनका तो देखा होगा ना, तिनका मान लो, कोई कीड़े मकोड़े भी देखे होंगे, पानी के ऊपर नाचते रहते, भागते रहते इधर उधर, काफ़ी देखा होगा आपने, जैसे पानी भरा हुआ तालाब में इधर उधर उसके ऊपर भागते रहते हैं। ये पृष्ठ तनाव, क्योंकि लेयर होते हैं पानी के ऊपर, हल्की सी आपको दिखती नहीं, हल्की सी लेयर होती है ऊपर, जिसको पृष्ठ तनाव आप बोलते हो, ठीक ना। तो उस कारण से तैरते रहते छोटे मोटे सूक्ष्म जीव बोल सकते हो, या फिर छोटे मोटे जीव जो होते हैं ना, वो वाले तिनके भी तैरते रहते हैं काफ़ी सारे, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। क्लियर। अगला, निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? मरकरी, पेट्रोल, सब जल, नमकीन जल। बताओ अब आंसर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोल। क्लियर। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, काफ़ी एग्जाम होते हैं ना उसमें, बट जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो तो उसको कर ही देते हैं, क्योंकि उनको तो पता रहता है ना। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 450, 600 या फिर 734 या फिर 746। बताओ, लगा दो टिक किसी एक पे। लगा दिया। हॉर्स पावर यानी कि HP, तो इसका राइट ऑप्शन है 746 वाट होता है, याद रखना। 1 HP = 746 वाट। 746 को याद रखना, पूछा जाता है काफ़ी बार, और वो बहुत को पता ही नहीं होता। काफ़ी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिस पे लिखा आता है ये इतना HP का है, ये इतना HP का है, तो कन्वर्ट कर लिया करो कि आप 1 HP में इतना होता है तो 5 HP में कितना होगा, ठीक है। मोटरें आती है उसमें लिखा हुआ होता है। बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर, समय संरक्षण पर, आवेग संरक्षण पर, या इनमें से कोई नहीं। बर्नौली की प्रमेय भी आपके है 11th में, तो क्वेश्चन बनता है वहाँ से भी गाइज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलना क्या होता है? बहुत अच्छा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि दाब बढ़ाते हैं तो उसके गलनांक पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से इसका राइट ऑप्शन, यानी कि घट जाएगा उसका गलनांक। दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक घटेगा, ये बात आपको याद रखनी है। प्रेशर अगर आप बढ़ाते हो तो उसका गलनांक घटता ही है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 65, 95, 98, 99। राइट ऑप्शन 98 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या सही है क्या? बिल्कुल गलत है। 98 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, क्योंकि फ़ारेनहाइट में दे रखा है, पॉइंट कुछ और भी होता है, 98.6 होता है, बट यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग फिर यही सही मानना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो 98.6 होता है, ठीक है ना, बट हमको भी ऑप्शन के अनुसार डालना पड़ता है, फिर ये ऑप्शन में देख क्या रखा है। सो यही रहेगा। अगर मान लो आपसे डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ ले जाए, फिर भी अगर आपको पता नहीं, फिर भी आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना आता है तो फिर कहाँ दिक्कत है, आप इसको बदल लोगे। 37 डिग्री याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, 37 होता है वैसे डिग्री सेंटीग्रेड में। क्लियर। और अब आप बोले सर सर्दियों में भी ये रहता है क्या? सर्दियों में तो हम ठंडे से हो जाते हैं, गर्मियों में अलग हो जाते हैं। जी बिल्कुल, सर्दी गर्मी सब में हमारा जो तापमान है 98.6 फ़ारेनहाइट ही होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। हमारा शरीर इसी टेम्परेचर पे काम करता है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा ही थोड़ा सा कम हो गया, मान लो 95 पे आ गया, ठीक है, इधर मान लो 104 पे चला गया, तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है क्या होता है? बुखार आने पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो शरीर की क्या कंडीशन होती है, देखा होगा आपने। और काफ़ी बार आपने देखा होगा कि ज़्यादा गर्मी होती है और हम क्या कुछ चीज़ें खा लेते हैं गर्मी सी, तो उसका डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि एंजाइम ही काम नहीं करेंगे फिर तो हमारा जो टेम्परेचर है एक ही रहता है। जबकि छिपकलियाँ हो गई, सांप हो गए, मेंढक हो गए, इनका टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार बदलता रहता है। जी हाँ बिल्कुल,
तभी तो सर्दियों में आपको छिपकलियाँ नहीं दिखाई देती, मेंढक नहीं दिखाई देते और मक्खियाँ बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती, मच्छर तो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं है, वातावरण के अनुसार ही चेंज हो जाता है। तो ये पहले से बच के रहते हैं, सांप वगैरह सब उसे रहते हैं क्योंकि उनको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। क्लियर? तो टेम्परेचर को पढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो हमारा तो बस हो गया ना। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम। राइट ऑप्शन चांदी, सिल्वर। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक अगर पूछ लिया जाए कि फिर विद्युत का सबसे अच्छा चालक, वो भी सिल्वर ही है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? बेंजीन, जल, श्रवण का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा। किसकी ऊष्माधारिता अधिक है बताओ? राइट ऑप्शन जल की। निम्न में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? भाप, गर्म हवा, सूर्य किरणें, ये सभी। भाप। निम्नलिखित में से किसमें संरक्षण विशेष ऊष्मा का मान होता है? तांबा, सीसा, जल, कांच। जल। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, आगे क्वेश्चन। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक सिल्वर। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन, विकिरण, चालन, प्रकीर्णन। तो राइट ऑप्शन संवहन। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का सबसे बहुत अच्छा चालक है? द्रव में पूछ लिया, आप बताओ। इत्र, बेंजीन, पारा, पानी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पारा। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? वाष्पन, गलन, कवतन। तो राइट ऑप्शन गलन। ठोस कपूर से कपूरवास बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊध्र्वपातन, वाष्पीकरण, पिघलना। ठोस कपूर से कपूरवास बनने को तो उसको कहते हैं ऊध्र्वपातन।